देखिए बच्चों, हमने समसूत्री विभाजन पढ़ लिया था। मतलब समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों में दो घटनाएं होती है, एक तो केंद्र का विभाजन और एक कोशिका द्रव्य का विभाजन। एक तो केंद्र का विभाजन, एक कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो समसूत्री विभाजन हमने पढ़ लिया एक्चुअली, और अब पढ़ेंगे अपन अर्धसूत्री विभाजन। तो इस चीज उस मतलब केंद्र विभाजन में क्या होगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये केंद्र का विभाजन होता है। इसमें होती है अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चारों अवस्थाएं केंद्र का विभाजन में होगी। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का तो एक ही प्रकार होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है ना, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो अपन एक नोट डाल रहे हैं इस समय ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अपन ने वहां समसूत्री विभाजन टॉपिक नहीं डाला था, जो केंद्रक द्रव्य का विभाजन था ना, एम फेज दो प्रकार की होती है ना, तो वहां पे अपन को समसूत्री विभाजन वाला टॉपिक डालना चाहिए था। नाम टॉपिक समसूत्री विभाजन ये वाला डालना चाहिए। कोई बात नहीं, अपन यहाँ अच्छी तरह समझ लेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। नोट डाल लो एक, चाहे समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों में केंद्र का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है ना। और समसूत्री विभाजन हम पढ़ चुके हैं, अब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। मतलब केंद्र का विभाजन तो और कोशिका द्रव्य का विभाजन दोनों में होगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, है ना। कोई सा भी विभाजन हो, दोनों में केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब पढ़ेंगे अपन अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है, देखो, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, है ना। तो देखो इसमें ये पढ़ी लिया अपन ने, नोट डाल लेना है, चाहे समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों में केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन हम पढ़ चुके हैं, अब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। देखो अर्धसूत्री विभाजन, इसमें भी वही अवस्था है कि केंद्र का विभाजन पढ़ेंगे पहले, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन तो हमने पढ़ ही लिया, है ना। कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे इसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, समसूत्री विभाजन की तरह, है ना। और इसमें बस फर्स्ट फर्स्ट लगाते जाएंगे। जैसे फर्स्ट है ना, तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसमें ये तो पढ़ ही लिया। ये समसूत्री विभाजन जैसा होगा, सेम सेम जो समसूत्री विभाजन है वो ये, और समसूत्री विभाजन अपन ने पढ़ लिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। इसमें भी वही केंद्र द्रव्य का विभाजन, केंद्र का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। केंद्र द्रव्य का विभाजन नहीं होता, केंद्र का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इसमें भी और समसूत्री विभाजन में। तो ये और समसूत्री विभाजन सेम है ना, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम है। समसूत्री विभाजन जैसा होता है ना, ऐसा बस अर्धसूत्री फर्स्ट की वजह से पढ़ रहे हैं अपन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की वजह से पढ़ रहे हैं अपन इसको। उसकी प्रोफेज और इसकी प्रोफेज में थोड़ा सा अंतर है ना। इसकी प्रोफेज जटिल होती है, इसकी प्रोफेज कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, उसकी तो सरल थी, है ना। अब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड एक ही सेम है ना। फर्स्ट अर्धसूत्री फर्स्ट अलग है ना, तो इसमें इसकी एनाफेज अलग है, अर्धसूत्री फर्स्ट की एनाफेज अलग है, वो एनाफेज अलग थी, उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होगा। तो ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना। तो आप देख लो, आप टॉपिक डाल लो, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री मियोसिस, वो माइटोसिस था, ये मियोसिस है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो अर्धसूत्री फर्स्ट और एक अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। अब अर्धसूत्री फर्स्ट पढ़ेंगे अपन, इसमें भी केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन आएगा, है ना। सभी तीनों विभाजनों में आता है, केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अर्धसूत्री फर्स्ट में देखो क्या होता है, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। एक बार आया हुआ है एग्जाम में, न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट को, या मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो जाती है। जो जनक कोशिका है या मदर सेल है, उससे आधी हो जाएगी। जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी ना, डॉटर सेल बनती है। डॉटर सेल माता से कौन होती है, दो बच्चियां होती है। उसी प्रकार मदर सेल से कौन होती है, दो डॉटर सेल होती है। तो उनमें क्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। जनक कोशिका में जितनी थी ना, उससे आधी हो जाएगी, है ना। ये और कोशिकाएं जो बनती है, नई कोशिकाएं जो बनती है, वो आनुवंशिक रूप से जनक कोशिका से भिन्न होती है, जनक कोशिका से भिन्न होती है ना। जबकि वो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समान होती है। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। देखो
इसको इंग्लिश में बोलेंगे मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, इंग्लिश में बोला जाता है जैसे, तो है ना। तो अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, ये और समसूत्री विभाजन एक जैसा ही होता है, सेम होता है ना। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, है ना। तो ये अर्धसूत्री सेकंड और माइटोसिस समसूत्री विभाजन सेम है, जबकि अर्धसूत्री फर्स्ट अलग होता है इसे, है ना। तो ये है मियोसिस फर्स्ट। इसको क्या है, न्यूनकालिक विभाजन कहते हैं। एक बार आ चुका है एग्जाम में, है ना, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है, जो जनक कोशिका है उससे आधी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में, डॉटर सेल में। और इसे विषम विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि वो आनुवांशिक रूप से जनक कोशिका से, मतलब मदर सेल से भिन्न होती है। जो बनने वाली डॉटर सेल है वो आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली अलग होगी, वो है ना, डिफरेंट होगी मदर सेल से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषम विभाजन भी कहते हैं, है ना। बाकी उतार लो इसको आप, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में वापिस वही केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन मतलब केंद्रक का विभाजन फर्स्ट, और इसमें सब फर्स्ट लगते जाएंगे, फर्स्ट लगते जाएंगे, और है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चारों अवस्थाएं आएगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, चारों को पढ़ेंगे। क्या डिफरेंस है बस ये देखना है, उससे जो अपन ने समसूत्र विभाजन पढ़ा उससे थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, बस उस हिसाब से उसके लिए पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो देखिए आप, केंद्रक विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट चल रहा है आपका, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है ये, है ना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में आपका चल रहा है केंद्रक विभाजन फर्स्ट। केंद्र का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, केरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो ये है आपका केंद्रक विभाजन फर्स्ट। तो इसको देखो, इसमें भी अपन चार अवस्थाएं पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट है, देखो ये क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन। वो उसमें भी प्रोफेज, वो तो प्रोफेज थी और ये प्रोफेज फर्स्ट है। तो देखो प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था कौन है अर्धसूत्री विभाजन की, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस की, है ना। मियोसिस की सबसे लंबी और जटिल अवस्था कौन है, प्रोफेज फर्स्ट। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। तो इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया। एक तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, ये चार अवस्थाएं होती है केंद्रक द्रव्य के विभाजन में। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट होगी ये सबसे लंबी होगी व्यवस्था और सबसे जटिल अवस्था होती है। इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है ना। तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इससे, प्रोफेज फर्स्ट से, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज। खास रूप से प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम से, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं प्रोफेज फर्स्ट अवस्था से। तो देखिए आप, इस प्रोफेज फर्स्ट को भी 5 भागों में बांटा गया है। एक तो लेप्टोटीन, पहली है आपकी लेप्टोटीन, फिर उसके बाद आएगी जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस, है ना। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं अपन लेप्टोटीन। देखो यह प्रोफेज की प्रथम अवस्था है। प्रोफेज की प्रथम अवस्था कौन सी है, या प्रोफेज फर्स्ट की एक ही बात है, इसकी प्रथम अवस्था यही तो है ना। उसके बाद इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे, पतले और धागे के समान दिखाई देते हैं। देखो लंबे, पतले और धागे के समान दिखाई दे रहे हैं, इन पे सेंट्रोमियर भी दिखाई दे रहा है अपन को, लंबे, पतले, धागे समान दिखाई दे रहे हैं। और देखो इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं, गुलदस्ता, गुलदस्ता देखा है ना, बुके या बुके अवस्था भी कहते हैं। ये ऐसे दिखाई देते हैं गुणसूत्र, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर ऐसे दिखाई देते हैं, गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। तो ये प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें क्या है, गुणसूत्र लंबे, पतले, धागे समान दिखाई देते हैं और गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं, है ना। ये प्रोफेज। लेप्टोटीन प्रथम अवस्था है, इनका क्रम ध्यान रखना, क्रम कैसे आता है, पहले लेप्टोटीन आएगी। प्रोफेज फर्स्ट को 5 भागों में विभाजित किया गया है, पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो अपन पांचों को पढ़ रहे हैं,
है ना। पहला है अपना लेप्टोटीन है, पहली लेप्टोटीन आपकी खत्म हो चुकी है ना। सबसे प्रोपेज पर सबसे लंबी अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था होती है, इसका ध्यान रखना आप, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना। तो इसको उतार लो कॉपी में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस अवस्था में क्या होगा, इस ये लेप्टोटीन पढ़ लिया अपने। अब आएगी अगली जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में गुणसूत्र आपस में मिलकर समजात जोड़ा बनाते हैं, है ना। इसमें क्या है, समजात जोड़ा बनता है, दो गुण इसमें गुणसूत्र आपस में मिल जाएंगे और समजात गुणसूत्र बनाएंगे। ऐसे ये दो गुणसूत्र अलग अलग, दोनों गुणसूत्र मिल जाएंगे तो समजात जोड़ा, इसको बोलेंगे बाइवेलेंट, है ना। ये दोनों मोनोवेलेंट थे, एक रज्जु की थे, एक रज्जु की। आप तो इंग्लिश में आता है, ये मोनोवेलेंट होते हैं, ये बाइवेलेंट होता है, समजात जोड़ा बाइवेलेंट होता है ना। तो ये गुणसूत्र आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, समजात जोड़ा। तो ये समजात जोड़ा बन गया, गुणसूत्र का एक जोड़ा बन गया। यह क्रिया कहलाती है सिनेप्सिस या संयुग्मन। ये दोनों में ध्यान रखना, इंग्लिश में भी ध्यान रखना, इंग्लिश में हिंदी में भी ध्यान रखना। सिनेप्सिस कहते हैं इस क्रिया को, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों मिल जाते हैं ना आपस में, समजात जोड़ा, ये दोनों गुणसूत्र आपस में मिल गए तो इस क्रिया को बोल दिया सिनेप्सिस, है ना। और ये क्या होता है, बाइवेलेंट। ये दो मोनोवेलेंट थे, ये मोनो अलग है, ये अलग है, एक एक रज्जु की, मतलब एकल रज्जु की। अब ये द्विरज्जु की बन गए, बाइवेलेंट बन गए। मोनोवेलेंट से बाइवेलेंट, जब समजात जोड़े होते हैं ना, वो समजात जोड़ा बाइवेलेंट होता है, इसका ध्यान रखना आप, तो इंग्लिश में ध्यान रखना, है ना। ये देखो बाइवेलेंट अवस्था में पाए जा रहे हैं, बाइवेलेंट अवस्था में पाए जा रहे हैं इसमें कोशिका में गुणसूत्र, है ना। अब अगली देखो, इसमें एक और चीज की ध्यान रखना, सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ये गुणसूत्र इससे मिलकर बना होता है, सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। काय का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। तंतुनुमा संरचना होती है इस अवस्था में। किस अवस्था में बनता है सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, तो जाइगोटीन अवस्था में, है ना। संयुग्मन किस अवस्था में होता है, इसका ध्यान रखना। सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है, संयुग्मन किस अवस्था में होता है, जाइगोटीन अवस्था में, है ना। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स वाला और सिनेप्सिस वाला, है ना। तो सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे निर्मित होता है, डीएनए और प्रोटीन से। तो ये है ना। तो उतार लो इसको आप। बाकी अगला पढ़ते हैं, पेकाइटी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे निर्मित होता है, और ये सिनेप्सिस सिनेप्सिस की घटना किस अवस्था में होती है, तो जाइगोटीन अवस्था में। तो उतार लो इसको। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारी तीसरी अवस्था है पेकाइटी। मतलब अपने लेप्टोटीन पढ़ ली, जाइगोटीन पढ़ ली, अब अपनी तीसरी अवस्था है पेकाइटीन, है ना। फिर उसके बाद डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस, है ना। 5 अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, है ना। तो इन्हीं में से बहुत क्वेश्चन आता है इनमें से, है ना। तो सबसे ज्यादा एक तो इसमें से क्वेश्चन आता है, एक जाइगोटीन वाले में से क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अवस्था है पेकाइटीन वाली। आप इसका जरूर ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो लेकिन पेकाइटीन अवस्था क्या होती है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बाइवेलेंट द्विरज्जु की समजात जोड़ा टेट्रावेलेंट 4 रज्जु की जोड़े में रूपांतरित हो जाता है। मतलब जो बाइवेलेंट समजात जोड़ा होगा ना, जिसमें 2 होंगे क्रोमेटिड, वो ये ऐसे, ये बाइवेलेंट है ना, इसमें 2, एक तो पिता का होता है गुणसूत्र, एक माता का होता है ना क्रोमेटिड। तो ये क्रोमेटिड है ना, 2 क्रोमेटिड है ना, ये बाइवेलेंट है, ये होमोलोगस पेयर है, समजात जोड़े हैं। होमोलोगस पेयर मतलब समजात जोड़ा, ये टेट्रावेलेंट में बदल जाएगा, सिर्फ टेट्रावेलेंट में, ऐसे टेट्रावेलेंट में बदल जाएगा, है ना। इसमें सेंट्रोमेर तक क्या होगा, विभाजन होगा, इसमें विभाजन होगा। तो ये क्या, ऐसे विभाजन होगा। तो इसमें तो चार बन गए ना, 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे, 2 क्रोमेटिड से बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट बन जाएगा, 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे, 2 वेलेंट से 4 वेलेंट बन जाएंगे, है ना। 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे। तो इस अवस्था में बाइवेलेंट या द्विरज्जु की समजात जोड़ा टेट्रावेलेंट 4 रज्जु की जोड़े में परिवर्तित हो जाता है ना। आता है क्वेश्चन यहाँ से, ये पूरी इंपॉर्टेंट है पेकाइटीन अवस्था। क्रॉसिंग ओवर की देखो, गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य कुंडलन आरंभ हो जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होती है, एक तो सिस्टर क्रोमेटिड, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड जो एक ही गुणसूत्र की होती है ना, दोनों क्रोमेटिड एक ही गुणसूत्र में होती है, वो सिस्टर क्रोमेटिड। और ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड होगी, ये दोनों एक सिस्टर क्रोमेटिड होगी। अब
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, एक क्रोमेटिड तो दूसरे गुणसूत्र की, एक क्रोमेटिड दूसरे गुणसूत्र की, है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है दोनों क्रोमेटिड अलग अलग गुणसूत्र की, है ना, अलग अलग क्रोमोसोम की। और सिस्टर क्रोमेटिड होती है जो एक ही गुणसूत्र की जो दोनों क्रोमेटिड होती है ना, वो सिस्टर क्रोमेटिड होती है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, इस गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होगा, कुंडलन आराम हो जाएगा, ऐसे कुंडलन आराम हो जाता है ना। और ये एक एक्स के समान संरचना बनाती है, एक्स के समान संरचना बनाती है, एक्स, कैपिटल एक्स, एक्स के समान संरचना बन जाती है जिसको बोलते हैं काइजमेटा। ऐसे एक्स के समान संरचना बन जाती है जिसे बोलते हैं काइजमेटा, है ना। तो इसमें जीन विनिमय क्रिया संपन्न होगी, क्रॉसिंग ओवर संपन्न होगा, क्रॉसिंग ओवर संपन्न होगा तो इसमें काइजमेटा बन जाएगा ऐसे। तो इसका जो ये इस वाले गुणसूत्र का है ना, नीचे वाले गुणसूत्र का तो ऊपर वाले में चला जाएगा, और नीचे ऊपर वाले का ये नीचे वाले में आ जाएगा। इतना पार्ट जितनी देर ये है ना मिले, देखो इस नीचे वाले गुणसूत्र का, ये नीचे वाला गुणसूत्र है ना, जो आपने अलग से बना रखा है इसको, ये नीचे वाला गुणसूत्र ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाले का वो खाली स्थान नीचे वाले गुणसूत्र में आ जाएगा, है ना। इधर भी ऐसे होगा, ये क्रॉस किए थे ना यहाँ पे, इधर भी क्रॉस किए थे ये, तो ये नीचे वाला ये है ना, नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला खाली स्थान वाला ब्लैंक वाला नीचे आ जाएगा, है ना। और नीचे वाला जो फिलअप भरा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा, इतना इतना पार्ट। तो मतलब गुणसूत्र जीनों का आदान प्रदान हो गया इसमें, एक तरह से डीएनए का आदान प्रदान हो गया, गुणसूत्र की खंडों का आदान प्रदान हो गया इसमें। तो इसे बोलते हैं जीन विनिमय। और ये जीन विनिमय होता है ना, जैव विकास में सहायक होता है, देखो ये, है ना। इससे क्या है, जीवों का विकास होता है। नई पीढ़ी है ना अलग होती है, माता पिता से नई पीढ़ी अलग होती है। किस विभाजन में हुई, अर्धसूत्र विभाजन में। जबकि समसूत्र विभाजन में क्या है, माता पिता से अलग नहीं होती पीढ़ी, उसमें जैसी माता पिता हो ना वैसे बच्चे होते हैं, वैसी जैसी मातृ कोशिका होती है वैसे पुत्री कोशिकाएं होती है। तो देखिए इसमें जीन विनिमय की इकाई क्या होती है, रेकॉन कहलाती है। जीन विनिमय की क्रिया को क्या बोलते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। जीन विनिमय किसमें संपन्न होता है, जीव विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। जीन विनिमय की क्रिया किसमें संपन्न होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। जैव विकास में सहायक जीन विनिमय की इकाई क्या होती है, रिकॉन कहलाती है ना। तो ये पांचों आपको आना चाहिए, ये आते हैं परीक्षा में, बहुत आता है ना। तो एक बार फिर से समझ लो कि देखो पेकाइटिन अवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, पूरी पेकाइटिन इंपॉर्टेंट है। पेकाइटिन अवस्था में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट की थर्ड अवस्था, ये 5 अवस्थाएं पढ़नी। इस अवस्था में बाइवेलेंट या द्विरज्जु की समझा जोड़ा किसमें बदल जाएगा, टेट्रावेलेंट में बदल जाएगा। 4 रज्जु की, मतलब द्विरज्जुक से 4 रज्जुक बन जाएंगे, 2 क्रोमेटिड से 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे। ये 2 क्रोमेटिड, एक माता पिता का एक माता का, तो 2 क्रोमेटिड है, इसमें विभाजन होगा, सेंट्रोमियर तक विभाजन होगा, और 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे, 1 2 3 4 क्रोमेटिड बन गए। अब जो एक ही गुणसूत्र की वो है, जो एक ही गुणसूत्र की वो है क्रोमेटिड, उनको तो सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और जो अलग अलग गुणसूत्र की, एक तो ये वाली हो गई गुणसूत्र की क्रोमेटिड, एक ये वाले गुणसूत्र की, अलग अलग गुणसूत्र की जो क्रोमेटिड होती है उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब इनमें क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेगी, है ना, ऐसे क्रॉस कर जाएगी, ऐसे क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर, है ना। कुंडलन, गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य कुंडलन आराम हो जाता है, कुंडलन आराम हो जाएगा इनके मध्य, और जीन विनिमय की क्रिया संपन्न हो जाती है। जीन विनिमय की क्रिया संपन्न हो जाती है, काइजमेटा बन जाता है, ऐसे काइजमेटा बन जाएगा क्रॉस करते हुए, एक्स क्या करते का, है ना। और जीन विनिमय की क्रिया जैव विकास में सहायक होती है। देखो जैव विकास का मतलब डेवलपमेंट में, है ना, इवोल्यूशन में, विकास में सहायक होती है ना। तो जीव विनिमय की इकाई क्या हो रही है, रिकॉन होती है। देखो जीन की इकाई है ना, रिकॉन आ चुका है एग्जाम में एक बार, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार आ चुका है ये रिकॉन। म्यूटोन भी आती है, वो उत्परिवर्तन की इकाई होती है ना, म्यूटोन, म्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, म्यूटेशन से म्यूटोन, है ना। ये रिकॉन होती है इसकी इकाई, जीन विनिमय की इकाई होती है रिकॉन। तो आप ध्यान रखना इसका, काइजमेटा बन जाता है, फिर ये ऊपर वाला नीचे वाले का पार्ट ऊपर वाले में चला जाता है, ऊपर वाले का पार्ट नीचे वाले में चला जाता है। देख लो आप पीछे देखो, वो ब्लैंक वाला पार्ट नीचे आ गया, और वो फिलअप वाला पार्ट, भरा हुआ पार्ट ऊपर चला गया। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसको उतार लीजिए बाकी, इंपॉर्टेंट है, पूरी पेकार्डिन अवस्था जरूर क्वेश्चन आता है यहाँ से। अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, देखो अर्धसूत्र विभाजन सेकंड है ना,
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड और समसूत्री विभाजन दोनों सेम है। बाकी है ना, फर्स्ट ये है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अलग है, अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें भी प्रोफेज ही है, मेटाफेज एनाफेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक लाइन आती है बस वहां, और सब वही। तो ठीक है, ये है, आप इसको उतार लो, आगे बढ़ते हैं। फिर पेकाइटिन हो गई तीसरी, चौथी आएगी डिप्लोटीन। तो मिटाता हूं मैं इसको, डिप्लोटीन डालते हैं, रेडी। हाँ बच्चों, तो देखो अपनी चौथी अवस्था है डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन है ना, डिप्लोटीन अवस्था है चौथी अवस्था। इसके बाद पांचवी बजेगी अपनी डाइकाइनेसिस, दोनों यहीं पे है, ये डाइकाइनेसिस है, ये डिप्लोटीन, जिसमें प्रोफेज खत्म हो जाती है। प्रोफेज की अंतिम अवस्था ये है ना। तो चौथी अवस्था ये है प्रोफेज की, है ना। तो देखिए इस अवस्था में क्या क्या होता है। इस अवस्था में कुंडलित नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है ना। ये जो कुंडलित नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है, और ये प्रतिकर्षण, ये रहा, ये निशान बना दिया मैंने यहाँ पे, प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है और ये सिरों पर खुलने लगते हैं। देखो आप, इस अवस्था में कुंडलित नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ होने लग जाता है ना। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है गुणसूत्रों की, उनके मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ होने लगता है, वापिस वो खुलने लग जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे रहती है ना, जो खुलने लग जाएगी, वो ऐसे क्रॉस करके रहती है ना, काइज़मेटा कहलाता है ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। तो क्या धीरे धीरे खुलने लग जाती है, सिरों की तरफ खिंचने लग जाती है ना। तो काइज़मेटा किस अवस्था में दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है। काइज़मेटा दिखाई देता है डिप्लोटीन अवस्था में, है ना। काइज़मेटा स्पष्ट चित्र तो अपन ने वहां बना लिया समझाने के लिए, लेकिन स्पष्ट काइज़मेटा स्पष्ट दिखाई देता है डिप्लोटीन अवस्था में, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, काइज़मेटा किस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है ना। अब वो ये ऐसे क्रॉस किए रहते हैं, तो वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं गुणसूत्र की। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो धीरे धीरे सिरों की तरफ खिसकने लगती है। अब इस सिरों की तरफ जो खिसकने लगता है ना काइज़मेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपांति भवन, या इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन कभी ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो उपांति भवन भी ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो काइज़मेटा स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं, तो डिप्लोटीन अवस्था में। उपांति भवन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो डिप्लोटीन अवस्था में। ये उपांति भवन क्या होता है, काइज़मेटा का सिरों की तरफ सरकना या खुलना। काइज़मेटा धीरे धीरे ऐसे खुलने लग जाते हैं, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे ये क्रॉस है ना, धीरे धीरे खुलने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन उपांति भवन, है ना। उपांति भवन, ये देखो, ये उपांति भवन की क्रिया हो रही है ना। इसके अलावा अब अगली अवस्था है डाइकाइनेसिस, 5 ये प्रोफेज, ये देखो यह प्रोफेज की अंतिम अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में उपांति भवन पूर्ण हो जाता है। उपांति भवन की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है, इसमें डाइकाइनेसिस में। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, केंद्रक झिल्ली लुप्त होती है इसमें। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका इसमें लुप्त हो जाते हैं, है ना। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाएंगे इसमें, केंद्रक द्रव्य भी लुप्त हो जाएगा ना। तो इनको ध्यान रखिए भाई, कौन सी अवस्था में लुप्त होते हैं, तो वो होते हैं डाइकाइनेसिस में, प्रोफेज की डाइकाइनेसिस में। उसमें तो प्रोफेज आता है सीधा, उसमें तो प्रोफेज में लुप्त हो जाते हैं, इसमें भी प्रोफेज में होगा, लेकिन प्रोफेज की भी किसमें लुप्त होगी, केंद्रक झिल्ली डाइकाइनेसिस में, है ना। तो ये ध्यान रखें आप इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो 5 अवस्थाएं हैं प्रोफेज की। प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। तो 3 अवस्थाएं अपन ने पढ़ ली, ये चौथी है और ये 5वीं है। बस ये 5 अवस्थाएं मेन, जिसमें लगभग ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा, एक पेज का और बचेगा, एक साइड और बढ़ेगी एक बोर्ड, है ना। तो देखिए आप, इस अवस्था में क्या होता है, कुंडलित नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिकर्षण ऐसे दिखाया अपन ने, है ना, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये जो काइज़मेटा है, जो ऐसे एक्स रूपी जो ना होती है ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, ये दूसरे क्रोमेटिड का गुणसूत्र होता है, ये क्रोमेटिड होता है, दूसरे गुणसूत्र का क्रोमेटिड होता है। तो ये एक्स रूपी संरचना होती है, इसको बोलते हैं अपन काइज़मेटा। काइज़मेटा कब दिखाई देते हैं, काइज़मेटा स्पष्ट दिखाई देते हैं किस अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में। इंपॉर्टेंट है,
अभी काइजमेटा धीरे 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 खुलने लग जाते हैं। अभी सिरों की तरफ, काइजमेटा का सिरों की तरफ खिसकना, ऐसे खुलने लग जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, काइजमेटा का सिरों की तरफ सरकना खुलना, उसको बोलेंगे उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। कब शुरू होता है? शुरू हो जाता है डिप्रोटीन अवस्था में। शुरू तो इसमें होता है, लेकिन इसमें पूर्ण इसमें होगा, कंप्लीट इसमें होगा। इस अवस्था में उपांति भवन पूर्ण हो जाता है इसमें, डाइकाइनेसिस में। प्रोपेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है, प्रोपेज की अंतिम अवस्था है। और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका केंद्रक द्रव्य लुप्त कब होते हैं? डाइकाइनेसिस में। तो ध्यान रखिए इसका, राइट लगा दिया मैंने, राइट लाइट जिनके लगाया मैंने वो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आते हैं परीक्षा में पूछे तो उतार लो इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, हमने पढ़ लिया था प्रोफेज, प्रोफेज पढ़ लिया था, प्रोफेज फर्स्ट हो गया था। अब मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टीलोफेज फर्स्ट। इसमें ये आपका ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड का साइटोकाइनेसिस पूरी, केंद्रक का विभाजन कंप्लीट। अब उसके बाद अपन कोशिका द्रव्य विभाजन पढ़ेंगे, वो भी सेम है। इस कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट के नाम से बोलेंगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है ना पूरा, तो केंद्रक, इसमें केंद्रक द्रव्य विभाजन फर्स्ट, केंद्रक विभाजन फर्स्ट और कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, ये दो। तो केंद्रक विभाजन फर्स्ट में ये चारों अवस्थाएं आती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, है ना। और कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद आपका आएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड, है ना। तो वो समसूत्री विभाजन जैसा होता है इसमें, उसमें कोई अलग नहीं है। तो आप इसको देख लीजिए, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, दो मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाएगा, है ना। दो मेटाफेज बन जाएगी, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा मेटाफेज प्लेट बनाए ना अपन, तो दो मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, बस ये है। इसमें कुछ विशेष बात नहीं। एनाफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये। सेंट्रोमियर का मतलब गुणसूत्र बिंदु का, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है इसमें, है ना। और टेट्रावेलेंट समझो जोड़ा दो बायोवेलेंट गुणसूत्रों में पृथक हो जाता है। यहाँ पे टेट्रावेलेंट थे गुणसूत्र, ये दोनों ये जुड़े हुए थे, वही अलग अलग हो जाते हैं, है ना। बाइवेलेंट में बदल जाएगा, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होगा भाई। यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हुआ हो, यहाँ पे ऐसे नहीं, ये एक तो ऊपर जुड़ गया, एक यहाँ पे नहीं जुड़ा कोई भी, ये वाला नीचे वाला इसकी यहाँ पे नहीं जुड़ा, नीचे वाले से इधर जुड़ा है। तो टेट्रावेलेंट समझा जोड़ा किसमें बदल गया, बाइवेलेंट में बदल गया, बस ये हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण बोलते हैं, सिंडेसिस बोलते हैं, या डिसजंक्शन बोलते हैं। आपको इंग्लिश में जरूर आना चाहिए, हिंदी में आया चाहे नहीं है। पृथक्करण, सिंडेसिस या डिसजंक्शन। सिंडेसिस आपको जरूर याद होना चाहिए, है ना। तो सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं होता एनाफेज फर्स्ट में, जबकि उस एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है ना। ये है, और इसको पृथक्करण बोलते हैं। टेट्रावेलेंट जो चार रज्जु की समझा जोड़ा है ना, बाइवेलेंट में बदल जाता है। चार थे ना, चार क्रोमेटिड थे ना, चार रज्जु की थी, तो ये दो में बदल गए, दो ऊपर चल गए, दो इधर नीचे आ गए, है ना। दो बाइवेलेंट गुणसूत्रों में पृथक हो जाता है, इसको पृथक्करण बोलते हैं, सिंडेसिस बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। आपको सिंडेसिस जरूर याद होनी चाहिए इंग्लिश में, है ना। बाकी अगली एनाफेज फर्स्ट के बाद आपकी टीलोफेज फर्स्ट, ये सेम है उसकी तरह है, टीलोफेज की तरह, है ना। कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट, ये भी सेम है उसकी तरह, कोशिका द्रव्य विभाजन की तरह, समसूत्री वाली की तरह सेम है, है ना, पढ़ लिया ये। उसके बाद आ गई आपकी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो ये अर्धसूत्री विभाजन भी समसूत्री विभाजन की तरह सेम है, जो डिफरेंस है अपन ने पढ़ लिए। अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या क्या डिफरेंस था वो सब पढ़ लिया अपन ने। एनाफेज फर्स्ट में डिफरेंस है एक तो, है ना, और प्रोफेज में डिफरेंस है। इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन देखो, अब पढ़ लेते हैं इसको। मियोसिस सेकंड बोलते हैं। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसे सम अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। सम का मतलब यहाँ समसूत्री, है ना, समसूत्री विभाजन की तरफ सम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। पुत्री कोशिकाओं में मतलब जो डॉटर सेल होती है, एक कोशिका थी दो कोशिकाएं बनती, तो जो दो कोशिकाएं बनी बाद में डॉटर सेल, उनमें और जो मदर सेल है जनक कोशिका, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो समसूत्री विभाजन में भी तो ये होता है, समान होता है। माइटोसिस सेकंड किसके समान है, इक्वल टू मियोसिस सेकंड इक्वल टू
माइटोसिस, मतलब माइटोसिस को मतलब समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है और समसूत्री विभाजन है वो समान होते हैं, है ना। तो ये है, इसका ध्यान रखना आप। इसमें सेंट्रोमेर का विभाजन नहीं होता एनाफेज फर्स्ट में, जबकि एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेर का विभाजन देखा था अपन, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज दोनों अलग है। ये तो एनाफेज फर्स्ट है, इसमें सेंट्रोमेर का विभाजन नहीं होगा, और एनाफेज अलग है, उसमें सेंट्रोमेर का विभाजन होगा। और इसमें ये आती है कि जो टेट्रावेलेंट समजात जोड़ा है वो बाइवेलेंट में पृथक हो जाता है, ये है ना। इसको सिंडेसिस बोलते हैं। तो सिंडेसिस वाली घटना कहाँ पे होती है, एनाफेज फर्स्ट में या अर्धसूत्र विभाजन में। तो एनाफेज फर्स्ट में होती है सिंडेसिस वाली घटना पृथक्करण की, है ना। तो ये है, इसको उतार लो आप। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बच रहा है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ठीक है। मिटाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए जो अपना अर्धसूत्री सेकंड चल रहा था, अर्धसूत्री सेकंड, उसमें आगे देखिए अब आप, अर्धसूत्री फर्स्ट व अर्धसूत्री सेकंड, नोट एक नोट मान लो चाहे कुछ ही मान लो, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड के मध्य की अवस्था क्या कहलाती है, इंटरकाइनेज। अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, इन दोनों के मध्य की अवस्था इंटरकाइनेज कहलाती है। दो विभाजनों के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, इंटरफेज कहलाती है। इंटरफेज अलग है, इंटरकाइनेज अलग है। इंटरकाइनेज तो कहलाती है अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की अवस्था, है ना, इंटरकाइनेज कहलाएगी। और इंटरफेज क्या होती है, अंतरावस्था होती है। इंटरफेज क्या होती है, दो विभाजनों के मध्य की अवस्था होती है ना, दो विभाजनों के मध्य की अवस्था। तो इसको देखिए अब आप, इसमें G1 और G2 अवस्था तो होती है इंटरफेज में, G1 और G2 अवस्था तो पाई जाती है, लेकिन एस फेज अनुपस्थित होती है, किसमें, इंटरकाइनेज में, है ना। मतलब देखे जाए तो अर्धसूत्री सेकंड में एस फेज अनुपस्थित होती है, अर्धसूत्री सेकंड में मतलब मियोसिस सेकंड में एस फेज अनुपस्थित होती है ना। मतलब डीएनए का संश्लेषण नहीं होता, है ना, डीएनए का द्विगुणन नहीं होता, है ना। जबकि उसमें माइटोसिस में तो होता है, समसूत्री विभाजन में तो एस फेज उपस्थित होती है, अपन ने पढ़ा है। समसूत्री विभाजन में तो तीन अवस्थाएं होती है ना इंटरफेज की, G1, S और G2। तो G1 और G2 तो उपस्थित होगी, लेकिन एस अवस्था अनुपस्थित होती है उसमें, है ना। तो ये है, उतार लो इसको। मियोसिस सेकंड हो गया ये आपका, इसमें मियोसिस सेकंड हो गया, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो गया। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आप समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, है ना। तो देखिए आप, समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब विभाजन कितने प्रकार का होता है, अंतर के हिसाब से उसको पढ़ रहे हैं, है ना। विभाजन दो प्रकार का होता है, विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन अंतर करते हुए पढ़ रहा है इसको। समसूत्री विभाजन की खोज करता कौन है, फ्लेमिंग, है ना। अर्धसूत्री विभाजन की खोज करता कौन है, स्ट्रासबर्गर। मतलब अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने, और नाम भी किसने दिया था, अर्धसूत्री विभाजन का नाम किसने दिया, फार्मर व मुरे ने। फार्मर व मुरे ने अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया। खोज तो की थी स्ट्रासबर्गर ने और नाम दिया था फार्मर व मुरे ने। इसमें क्या है, खोज केवल खोज करता है ये, है ना। अब देखो, समसूत्री विभाजन की यह कायिक कोशिकाओं में होता है, मतलब सोमेटिक से होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। पूरे कोशिकाओं में, पूरे शरीर में जितने भी कोशिका होते हैं लगभग कायिक कोशिका होती है, केवल दो को छोड़ के, शुक्राणु और अंडाणु, इनको छोड़ के सभी कायिक कोशिका होती है ना। तो यह, जबकि यह किसमें होता है, यह तो कायिक कोशिकाओं में होता है, ये जनन कोशिकाओं में होता है। शुक्राणु अंडाणु होती है जनन कोशिकाएं, है ना। इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, जनन कोशिका के समान होती है। मतलब इसमें जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी ना, वो उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, जो गुणसूत्रों की संख्या माता में थी ना, मदर सेल में थी, जनन कोशिका में थी, वही सेल उसकी पुत्री कोशिकाओं में, उतने ही गुणसूत्रों की संख्या उसकी पुत्री कोशिकाओं में होगी। मतलब इसमें समान होती है गुणसूत्रों की संख्या, जितनी माता में थी गुणसूत्रों की संख्या उतनी पुत्री में होगी, जितनी जनन कोशिका में थी, मदर सेल में थी, उतनी ही पुत्री डॉटर सेल्स में होगी। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका से आधी हो जाती है ना। इसमें आधी हो जाएगी गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में।
इसमें काइज बेटा नहीं बनता है। काइज बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर अंतर है। समसूत्र विभाजन में क्या हुआ, ये काइज बेटा नहीं बनेगा, जबकि अर्धसूत्र विभाजन में काइज बेटा बनता है। इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। राइट लगा दिया मैंने, खोज करता हुए भी राइट लगा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट अंतर है। काइज बेटा का निर्माण किसमें होता है, अर्धसूत्र विभाजन में, समसूत्र विभाजन में नहीं होता। अब अर्धसूत्र विभाजन, ये समसूत्र विभाजन की इसकी आवश्यकता क्यों है, अर्धसूत्र विभाजन में उसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता के हिसाब से भी अंतर निकाल दिया भाई। इनकी आवश्यकता, समसूत्र विभाजन की आवश्यकता क्यों है, समसूत्र विभाजन की आवश्यकता है एक तो शरीर की वृद्धि में, शरीर की वृद्धि करने के लिए भी समसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है ना। इसके अलावा घाव भरने के लिए, कहीं भी चोट लग जाए तो समसूत्र विभाजन की आवश्यकता होती है। पुनरुद्भवन के में भी समसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि क्या है, रिजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, इसमें क्या होता है, चिपके की खोज कर रही है तो थोड़े दिन बाद वापस आ जाती है, तो उसके लिए भी क्यों किसकी आवश्यकता पड़ती है, समसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। समसूत्र विभाजन की आवश्यकता इन तीनों चीजों के लिए पड़ती है। जबकि अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, युग्मक निर्माण के लिए, युग्मक मतलब शुक्राणु अंडाणु इनका निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। बीजाणु निर्माण में, बीजाणु मतलब स्पोर फॉर्मेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता के हिसाब से भी अंतर कर दिया मैंने इसमें, है ना। तो ये समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन में अंतर, मतलब खोजकर्ता अलग अलग है दोनों के। समसूत्र विभाजन की खोजकर्ता फ्लेमिंग था और इस अर्धसूत्र विभाजन की खोजकर्ता कौन है, मतलब इसकी खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने। और नाम किसने दिया, अर्धसूत्र विभाजन नाम किसने दिया, फार्मर व मुरे ने। यह जनन कोशिका में होता है, जबकि यह कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें पुत्री जो इसमें जो इस समसूत्र विभाजन में क्या हुआ, जो पुत्री कोशिकाओं में जो गुण, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, जनन कोशिका के समान होगी, है ना, मदर सेल के समान होगी। इसमें क्या हो जाए, इसमें आधी हो जाएगी गुणसूत्रों की संख्या, और इसमें काइज बेटा नहीं बनेंगे। समसूत्र विभाजन में काइज बेटा नहीं बनते हैं, जबकि अर्धसूत्र विभाजन में काइज बेटा बनते हैं। इंपॉर्टेंट अंतर है ना। बाकी आवश्यकता भी यही है भाई, शरीर की वृद्धि में आवश्यकता है। अपन छोटे से बड़े हो जाते हैं, बच्चे से आदमी बड़ा हो जाता है, तो किस वजह से होता है, तो उसकी शरीर की वृद्धि से। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, समसूत्र विभाजन की। घाव भरने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, समसूत्र विभाजन की। पुनरुद्भवन क्रिया के लिए समसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। इधर से युग्मक निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, अर्धसूत्र विभाजन की। बीजाणु निर्माण के लिए अर्धसूत्र विभाजन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये हो गए इनके अंतर, है ना। बाकी पढ़ते हैं आगे, उतार लो इनको कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चों आपका ये अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन वाला पूरा चैप्टर हो गया है आपका। अब नया चैप्टर चालू करेंगे कल से, है ना। तो गुड नाइट, गुड बाय। कोई भी कमेंट कर दिया करो चैनल पे, आपको क्या सुविधा हो रही है, क्या असुविधा हो रही है, किस तरह से और अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आप कमेंट कर दिया करो, है ना। तो और अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं आप कमेंट जरूर किया करो। कोई भी आपको दुविधा हो, कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आए, है ना, ठीक है।